Hello students, in this video we'll discuss chapter number 9 India location, extent, political and physical features. बेटा इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई वर्ल्ड मैप में हमारा इंडिया कहाँ लोकेटेड है। तो ये रहा नॉर्थ अमेरिका, ये रहा साउथ अमेरिका, फिर आएगा अटलांटिक ओशन, फिर ये रहा यूरोप और ये रहा अफ्रीका, इन दोनों के बीच में मेडिटेरेनियन सी। फिर ये रहा इंडिया जो कि पार्ट है किसका, एशिया का। ठीक हुई बात। फिर हम देखेंगे लोकेशन देखने के बाद एक्सटेंट की भाई इंडिया किस लैटिट्यूड से स्टार्ट होके किस लैटिट्यूड पे ख़त्म होता है, किस लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट होके किस लॉन्गिट्यूड पे ख़त्म होता है। तो एक्सटेंट में हम पढ़ेंगे लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। फिर हम देखेंगे बच्चा पॉलिटिकल एंड फिजिकल फीचर्स। तो पॉलिटिकल फीचर्स में हम देखेंगे कि भाई आज हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब फिजिकल फीचर्स में क्या पढ़ेंगे, तो फिजिकल फीचर्स में बच्चा हम देखेंगे कि ये रहा हमारा इंडिया और इंडिया में हिमालयन माउंटेन्स कहाँ पर हैं, फिर थार डेजर्ट कहाँ पर है, नदर्न प्लेन्स कहाँ पर हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू किसे कहते हैं। इस तरीके से हम कोस्टल प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, थार डेजर्ट, हिमालयन माउंटेन, इन सबको पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे सेट्स ऑफ आइलैंड, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार को। चलिए पढ़े चलो। तो जोग्राफिकली बेटा इंडिया किसका पार्ट है, एशिया कॉन्टिनेंट का। एशिया जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है उसमें लोकेटेड है इंडिया। ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। अब ये बुक पहले पब्लिश हुई थी इसलिए यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री लिखा है, पर अब हम लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन गए हैं। पहले हम आफ्टर चाइना थे, अब इंडिया सबसे फर्स्ट है और सेकेंड नंबर पे आ गया है चाइना। नाउ इंडिया इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, ओके, एंड चाइना इज हैविंग सेकेंड रैंक। पर ये पहले पब्लिश हुई होगी इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन किसकी है, इंडिया की है, किसके बाद, चाइना के बाद। पर अब ये बदल गया है, अब हम फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री बन गए हैं और चाइना हमारे बाद आता है ना। अब बेटा जो इंडिया है एक तो अच्छा खासा इसका साइज़ है, ये थोड़ा सा आइसोलेशन में भी रहा। आइसोलेशन में रखने का कारण क्या था, क्योंकि हिमालयन माउंटेन्स थे जो किसी भी दुश्मन को ईजिली इंडिया में आने नहीं देते थे। हमारे अपने डिस्टिंक्ट फिजिकल और कल्चरल आइडेंटिटी है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब मिलके एक सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं। देखो बच्चा, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, सब कॉन्टिनेंट। इंडिया एक इम्पॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है एशिया में। इंडिया ऑक्यूपाइज द मेजर पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, और ये जो सब कॉन्टिनेंट है जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका से मिलकर बना है, इसमें इंडिया की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन है जो एंटायर रीजन है, इसीलिए इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। देखो हम बोल इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट रहे पर इसमें कंट्री इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है और श्रीलंका भी है। पर क्योंकि इंडिया की एक डोमिनेंस से एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, देखो समझो कि इंडिया यहाँ किस लैटिट्यूड से स्टार्ट है। तो इंडिया यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट है, ख़त्म कहाँ पर है, 37 डिग्री 6 मिनट पे। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो इंडिया यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट है और एंड ख़त्म होता है 97 डिग्री 25 मिनट पे। ठीक कोई बात। एरिया कितना है हमारा, तो आप इतना बड़ा एरिया नहीं लर्न करना चाहें तो सिर्फ इतना कर लें, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। चाहो तो इसको पूरा भी लर्न कर लो, बहुत अच्छी बात है। कैसे पढ़ोगे इसको आप, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्थ साउथ एक्सटेंड कितनी है, 3,214 किलोमीटर। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड कितनी, 2,900। अब ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कैसे पढ़ें, जरा ये ध्यान से सुनना। ये रहा हमारा ईस्ट, ये हमारी वेस्ट, ये हमारा रहा नॉर्थ और ये रहा साउथ। तो इंडिया के नदर्न पार्ट से लेके सदर्न पार्ट तक का जो डिस्टेंस है ये है 3,214
200 14 और ईस्ट वेस्ट ये जो डिस्टेंस है ये है 2933 किलोमीटर। लेंथ ऑफ लैंड फ्रंटियर्स, जो लैंड फ्रंटियर्स है उनकी लेंथ है 15,200 और कोस्ट लाइन की लेंथ है 7,500। देखो ये वाली पार्ट करेंगे, जो लैंड फ्रंटियर्स है ये कितना है 15,200 और ये जो कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन कितने की है 7,500 की। नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं 28, नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज कितनी है 8 और कैपिटल क्या है बच्चा सबको पता है न्यू दिल्ली। लोकेशन एंड एक्सटेंट, तो इंडिया पूरी तरीके से नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। ये रहा अर्थ में एक लाइन होती है जिसका नाम होता है इक्वेटर, ये अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड करती है, एक होता है नदर्न हेमिस्फीयर और एक होता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो हमारा इंडिया यहाँ पर लोकेटेड है, तो पूरी तरीके से किस हेमिस्फीयर में लोकेटेड है नदर्न हेमिस्फीयर में। फिर एक लाइन होती है 0 डिग्री जिसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, जैसे इसका नाम इक्वेटर है, इसका नाम होता है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। ये पूरे वर्ल्ड को, पूरी अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। ये है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो मुझे बताओ इंडिया कौन सा हेमिस्फीयर में, पूरी तरह ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है ना, लाइन के इस साइड है। तो इंडिया पूरी तरीके से नदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अभी जैसे मैंने बताया कि इंडिया की शुरुआत 8 डिग्री 4 मिनट से होती है और एंड 37 डिग्री 6 मिनट पे। ऐसे ही लॉन्गिट्यूडनली 68.7 से स्टार्ट होके 97.25 मतलब 97 डिग्री 25 मिनट्स पे ख़त्म होता है। और भाई जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे इंडिया के बीच से पास होती है और इंडिया को लगभग 2 भाग में बांट देती है। तो ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये यहाँ से ऐसे गुजरती है जिसकी डिग्री होती है 23.5। ये इंडिया को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देती है, एक होता है ट्रॉपिकल रीजन और दूसरा होता है सब ट्रॉपिकल रीजन। फिर अगर हम बात करें कि भाई टाइम जोन की, तो क्योंकि इंडिया में जो ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस है उसकी वजह से जो लोकल टाइम है यहाँ का और यहाँ का, इसमें 2 आवर्स का डिफरेंस हो जाता है। देखो हर लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट का डिफरेंस होता है, तो इतने सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं तो 4 मिनट करके लगभग ये कितने का डिस्टेंस हो जाता है 2 घंटे का। तो इस 2 घंटे के डिस्टेंस के कारण प्रॉब्लम आती है, यहाँ से टाइम डिसाइड करें कि यहाँ से टाइम डिसाइड करें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन ले लिया है, किसको 82 डिग्री 82.5 डिग्री को, ठीक है 82.5 डिग्री को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। अब इस वाले लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम हो रहा होगा वही पूरे इंडिया को मानना पड़ेगा, भले वो वेस्टर्न पार्ट में रह रहे हो इंडिया के या ईस्टर्न पार्ट में रह रहे हो। क्या बात समझ में आई बेटा? नहीं आई तो फिर से ध्यान से सुनो। ये रहा हमारा इंडिया। अब इंडिया में क्या है, ये जो एक्सटेंट है ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, ये लगभग टाइम में 2 घंटे का डिफरेंस कर देती है, क्योंकि हर लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस होता है, तो 4 मिनट करके 2 घंटे बच जाते हैं। अब अगर हम यहाँ से टाइम कैलकुलेट करें तो ये बोलते हैं भाई हमें प्रॉब्लम है, यहाँ से टाइम कैलकुलेट करें तो ये बोलते हैं हमें प्रॉब्लम है। इसलिए हमने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। यूपी के इलाहाबाद के नैनी से एक लैटिट्यूड जाता है, लॉन्गिट्यूड जाता है, सॉरी लैटिट्यूड नहीं लॉन्गिट्यूड, जिसकी डिग्री है 82.5 डिग्री, उससे हम टाइम कैलकुलेट करते हैं पूरे इंडिया का। आप यहाँ रहो कहीं पर भी रहो। चलो तो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से पास होती है, कहाँ से, इलाहाबाद से। इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया कहा जाता है बिकॉज ऑफ द वास्ट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट। क्योंकि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इतनी ज़्यादा है तो यहाँ पे 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है लोकल टाइम में। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के, गुजरात एक्सट्रीम वेस्ट में है इंडिया के और अरुणाचल प्रदेश एक्सट्रीम ईस्ट में है, तो इन दोनों के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस आता है 2 घंटे का। इंडिया का जो अप्रॉक्सीमेट एरिया है वो 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। वैसे इसको ज़्यादा अप्रोप्रिएट आप ऐसे लिखो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। लॉफ्टी हिमालयन सेपरेट करते हैं इंडिया को रेस्ट ऑफ एशिया से। इंडिया की नेबर कंट्री तो आपको पता ही होंगी भाई, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका भी है और मालदीव्स भी है, ठीक है।
जो श्रीलंका है विच इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्ट्रेट या गल्फ ऑफ मन्नार इंडिया और श्रीलंका को अलग करती हैं। जो मालदीव्स है वो लक्षद्वीप आइलैंड के पास में है, वो भी हमारी नेबरिंग कंट्री है। तो नेबरिंग कंट्री के नाम एक बार और देखो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान। ठीक है बात। और श्रीलंका हमारे साउथ में है। इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करते हैं पाक स्ट्रेट या गल्फ ऑफ मन्नार। फिर से देखो, ये रहा इंडिया, यहाँ पर है पाक स्ट्रेट, यहाँ पर है श्रीलंका, यहाँ पर है लक्षद्वीप और यहाँ पर है मालदीव्स। अब बेटा ये जो लाइन है जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे हमें मिलेगा ट्रायंगुलर लैंड मास जिसे हम कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया। अब पेनिनसुला क्या होता है बच्चा? अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड इज कॉल्ड पेनिनसुला। ये रहा बे ऑफ बंगाल, ये रहा अरेबियन सी और ये रहा इंडियन ओशन। ठीक है बात। तो जो पेनिनसुला किसको कहते हैं? अ पीस ऑफ लैंड विच इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड। एक साइड बे ऑफ बंगाल, एक साइड है इंडियन ओशन और एक साइड में है अरेबियन सी। तो पेनिनसुला का मतलब समझ में आया? पीस ऑफ लैंड विच इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड। इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड। अरेबियन सी वेस्ट में है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है और साउथ में है इंडियन ओशन। क्लियर है? ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में इंडियन ओशन। अब बेटा ये जो इंडिया की लोकेशन है ये हमें बहुत हेल्प करती है हमारे ट्रेड और कॉमर्स को डेवलप करने के लिए। हमारे पास इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है जिस कोस्ट लाइन के थ्रू हम इंटरनेशनल ट्रेड कर लेते हैं। और बच्चा आज भी इंटरनेशनल ट्रेड मोर देन 90% इंटरनेशनल ट्रेड सी रूट से ही होता है। ये जो हमारी एग्जिस्टेंस है कि हमारे तीनों साइड में सी है, इसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड आसानी से हो सकता है। आप भले मुंबई पोर्ट का यूज़ करो, कांदला पोर्ट का यूज़ करो, तूतीकोराइन का यूज़ करो, विशाखापट्टनम का यूज़ करो, चेन्नई पोर्ट का यूज़ करो, वो इधर पे फिर अपना हल्दिया पोर्ट आ जाएगा, आपका पैरादीप पोर्ट आ जाएगा, आपका इतने सारे पोर्ट हैं इस लाइन पे, मरमगांव पोर्ट आ जाएगा, है ना। इतने सारे पोर्ट हैं, आप कहीं से भी ट्रेड कर सकते हो। इंडिया एंशिएंट टाइम से ही पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल लिंक बनाता रहा है बहुत सारी कंट्रीज से। टुडे इंडिया प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। अगर ईस्ट और वेस्ट के बीच में कोई लिंक बना रहा है तो वो है हमारा इंडिया, क्योंकि हमारी पोजीशन सेंट्रल है। बिटवीन द टू वर्ल्ड्स हैज डेवलप्ड द डेवलपमेंट ऑफ इट्स ओन इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। बेटा हमारी जो सेंट्रल पोजीशन है बिटवीन टू वर्ल्ड्स ये हमें हेल्प करती है और इसी वजह से हमने अपनी इंडस्ट्रीज, ट्रेड सबको डेवलप कर लिया है। अब हम पॉलिटिकल डिविजन्स की बात करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस की अगर हम बात करें तो इंडिया डिवाइडेड है 28 स्टेट्स में और 8 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड यूनियन, जैसे हम यूटी भी कहते हैं। तो इंडिया में कितने स्टेट्स हैं भाई? 28। कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 8। इन्हें कौन एडमिनिस्टर करता है? ये सेंट्रली एडमिनिस्टर होती हैं। जो स्टेट्स हैं वो हमने रीऑर्गेनाइज किए हैं इंडिपेंडेंस के बाद से ही ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। गुजराती बोलने वाले लोगों के लिए गुजरात बना दिया, मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र बना दिया। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और इसे ही हम नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी कहते हैं। जो लोग हैं इंडिया के वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। 22 तो हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं और अगर लोकल डायलेक्ट्स की बात करें या सारी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस की बात कर लें तो 1600 से भी ज़्यादा वर्नाकुलर लैंग्वेजेस है। ये 22 तो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। 1600 से भी ज़्यादा हमारी वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेजेस हैं। अब हम फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, फिजियोग्राफिक डिवीजन में आप अच्छे से समझें, देखें। देखो सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं। आइलैंड्स तो हमारे पास यहाँ पर अंडमान निकोबार है, यहाँ पर लक्षद्वीप है, ठीक है बात। फिर थार डेजर्ट की बात करें तो राजस्थान एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात काय में आ जाएंगे थार डेजर्ट में। कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो जो हमारा पूरा मुंबई, पूरा गोवा है, ये क्या है? कोस्टल प्लेन है। ये इनको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन, ठीक है। यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर है अरेबियन सी। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है इंडिया का, इसे हम क्या कहते हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये है नदर्न प्लेन्स और ये है नदर्न माउंटेन्स, जिसे हम हिमालयन माउंटेन्स भी कहते हैं।
अब नदर्न माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो नदर्न माउंटेन्स कंसिस्ट ऑफ हिमालयाज एंड द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो गारो, खासी, जयंतिया है, मीजो हिल्स है, नागा हिल्स है, वो भी नदर्न माउंटेन्स का ही पार्ट है। और हिमालय तो है ही है। बेटा अब इसको मुझे तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप खुद पढ़ लोगे कि भाई असम की कैपिटल दिसपुर है, गोवा की पनाजी है, गुजरात का गांधीनगर है ना, मिजोरम ऐज़वाल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़। तो अपने आप पढ़ लेना, इसको मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यूनियन टेरिटरीज़ के नाम जरूर एक बार देख लो। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, दामन एंड दीव, लक्षद्वीप, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, दिल्ली, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली, चंडीगढ़ एंड अंडमान एंड निकोबार। इनकी कैपिटल लेह, श्रीनगर, पुदुचेरी, दिल्ली, कवरत्ती, चंडीगढ़, पोर्ट ब्लेयर। ये रहा हमारा इंडिया। 28 स्टेट्स भी इसमें दिखाए गए हैं, 80 यूनियन टेरिटरीज भी दिखाई गई हैं। तो इसको आराम से पूरा प्रॉपर खोल के पढ़ो। और बेटा अभी हम देख रहे थे कि जो नॉर्थ में हमारे हिमालयाज हैं और जो नॉर्थ ईस्ट में जो माउंटेन्स हैं वो सब मिलके क्या बनाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ कंट्री। हिमालय का जो लिटरल मीनिंग है, ये जो हिमालय वर्ड है ये ऐसे लिखते, देखो हिमालय, हिम धन आलय। हिम मतलब होता है आइस, स्नो, और आलय मतलब घर। तो इसे क्या कहते हैं, अबोर्ड ऑफ स्नो, ना, स्नो का जो घर है। फ्रॉम द हाइएस्ट माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड, फ्रॉम द हाइएस्ट माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम है हमारा हिमालय। हिम धन आलय, हिम मतलब होता है स्नो, धन आलय मतलब होता है घर। तो हिमालय का मतलब होता है अबोर्ड ऑफ स्नो। ये हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम बनाता है वर्ल्ड का। हिमालय एक्सटेंड करते हैं नंगा पर्वत से, नॉर्थ वेस्ट में क्या है, नंगा पर्वत है, टू नामचा बरवा इन अरुणाचल प्रदेश। देखो नंगा पर्वत से, नॉर्थ वेस्ट में नंगा पर्वत से लेके ये नामचा बरवा तक एक्सटेंड करते हैं हिमालय। कवरिंग डिस्टेंस ओवर, कितना डिस्टेंस, 2400 किलोमीटर का मतलब नंगा पर्वत टू नामचा बरवा टोटल डिस्टेंस कितने का, 2400 किलोमीटर का। पर अगर हम इनकी विड्थ की बात करें तो कहीं कहीं पर ये विड्थ बहुत ज़्यादा है, कहीं पर ये विड्थ कम हो गई है, फिर कहीं पर ये विड्थ बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब 15 किलोमीटर से लेके कहीं कहीं पर ये 400 किलोमीटर तक भी मिल रही है, वेरी करती है। समझ में आई बात? चलो, हिमालय में 3 मेन रेंजेस हैं। ग्रेटर हिमालय जिसे हम हिमाद्री कहते हैं, लेसर हिमालय जिसे हम हिमाचल कहते हैं, आउटर हिमालय शिवालिक। तो हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, आउटर हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। बेटा इन सारे तीनों ही रेंजेस के फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज पे। अब हम उन हिल्स की बात करते हैं जो नॉर्थ ईस्ट में है। वो सारी हिल्स जो नॉर्थ ईस्ट में है उन्हें कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल रेंजेस। देखो बेटा ये रहा ईस्ट और ये रहा वेस्ट, तो ईस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्व। तो पूर्व में ये रेंजेस हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, पूर्वांचल रेंजेस। ठीक है, ये ईस्टर्न बाउंड्री बनाती हैं इंडिया की। जो एवरेज एलिवेशन है इनका लेस देन है 3000 मीटर्स। ठीक है, जहाँ पर हिमालयन माउंटेन्स बहुत हाइटेड हैं, पूर्वांचल रेंजेस 3000 मीटर्स तक की ही हाइट को कवर करती हैं। इसमें कौन कौन सी रेंज आती हैं, पटकाई बूम, नागा, मीजो, गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है, पटकाई बूम, नागा हिल्स, मीजो हिल्स, गैरो, खासी, जैंतिया हिल्स। इनके बीच में बहुत सारे पासेस हैं। पासेस क्या होते हैं जरा ये ध्यान से समझना बेटा। जैसे ये रहे माउंटेन्स, अब माउंटेन्स को क्योंकि इतने हाइटेड है तो चढ़ के क्रॉस करना पॉसिबल नहीं होता है, पर कई बार बहुत अच्छी तरीके से माउंटेन्स मेकिंग होती है और इस तरीके से माउंटेन्स बने होते हैं कि आपको माउंटेन्स के बीच में नेचुरल एलिवेशन मतलब रास्ता मिल जाता है। तो ये जो नेचुरल रास्ता मिल रहा है आपको माउंटेन्स के बीच में, इसे कहते हैं पासेस। पासिस और गैप किसको कहते हैं, जब दो माउंटेन के बीच में रास्ता मिल जाए जिसके थ्रू आप उसको क्रॉस कर लो, उसको क्या कहते हैं, पासिस। समझ में आया? अगर माउंटेन्स इस तरीके से होंगे तो बेटा इनको चढ़ के क्रॉस करना पड़ेगा, पर अगर इस तरीके से मिल जाता है तो इसको क्या कहते हैं, पासिस।
नंबर ऑफ पासेस और गैप्स हैं हिमालय में जो कि इंपॉर्टेंट पैसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, थ्रू द नॉर्थर्न माउंटेन वॉल। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पास हैं शिपकीला पास, थांगला पास, नाथुला पास, जेलिपा जेलिपला पास, जेलिपला पास, थांगा पास, शिपकीला पास, नाथुला पास। ये पासेस के नाम याद रखना है ना बेटा। जो हिमालय है उसका एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है इंडियंस की लाइफ के ऊपर। अलग अलग तरीके से ये इंडियंस की, इंडिया में रहने वाले लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। पहला भाई ये नेचुरल बाउंड्री बनाता है इंडिया और चाइना के बीच में। इंडिया और चाइना के बीच में जो नेचुरल बाउंड्री है वो कौन सी है? हिमालय है ना। ये क्लाइमेट बैरियर की तरह भी काम करते हैं। देखो क्लाइमेटिक बैरियर की तरह कैसे काम करते हैं, अब जरा समझना। यहाँ पर है हिमालय, तो यहाँ से जो कोल्ड विंड्स आती हैं वो उन्हें रोक लेते हैं, तो हमारे इंडिया को बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देते। यहाँ से जो मॉनसूनी रेन होती है इसे भी यहाँ पर प्रेजेंट हिमालय सिस्टम रोक लेता है और सारी रेनफॉल हमें ही मिल जाती है। अगर हिमालय नहीं होता तो ये जो मॉनसूनी विंड्स हैं, मॉनसून वाली जो विंड्स हैं, ये क्रॉस करके कहाँ चली जाती? चाइना चली जाती, रशिया वाले एरिया में चली जाती है, मंगोलिया चली जाती, हमें बारिश नहीं देती। फिर से ध्यान से समझना, ये रहा इंडिया, ये रहे हिमालय। यहाँ से साइबेरियन रीजन से, रशिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं, एक तो हिमालय उन्हें रोक लेते हैं, दूसरे यहाँ से जो मॉनसून विंड्स होती हैं जो मॉइस्चर को कैरी करती हैं, जो पानी देती हैं, अगर हिमालय नहीं होते तो ये क्रॉस करके कहीं और चली जाती, पर हिमालय के कारण ये यहीं इंडिया में रह जाती है और इंडिया को ही क्या दे देती हैं? सारी बारिश। ठीक है, चलो। ये क्लाइमेटिक बैरियर की तरह काम करते हैं। ये कोल्ड विंड्स को जो सेंट्रल एशिया से आ रही होती है उसे इंडिया में नहीं आने देते, और रेन बियरिंग मॉनसून विंड्स जो होती हैं जिनसे बारिश होती है उनको इंडिया में ही रहने देते हैं, इंडिया को छोड़ने नहीं देती। इंडिया में ही बारिश देती है मॉनसून विंड्स। यहाँ से बहुत सारी पेरिनियल रिवर्स निकलती है बेटा। पेरिनियल रिवर्स का मतलब क्या होता है? द रिवर विच इज हैविंग वाटर थ्रू आउट द ईयर। वो नदी जिसमें साल भर पानी हो उसे हम क्या कहते हैं? पेरिनियल रिवर। तो हिमालय से बहुत सारी पेरिनियल रिवर निकलती हैं, जैसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी ट्रिब्यूटरीज। तो भाई हमें पानी साल भर देती हैं ये रिवर्स। इनका जो रग्ड टेरेन है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन में बहुत हेल्प करता है। बहुत ऊंचाई से जब नीचे नदियाँ आती हैं तो ये एक सुटेबल साइट बन जाती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। पानी से बिजली बनती है ना। जो माउंटेन के स्लोप्स होते हैं वो फॉरेस्टेड हैं, तो ये हमें डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट प्रोवाइड मतलब डिफरेंट टाइप का टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। देखो ये रहा माउंटेन, यहाँ पर अलग फॉरेस्ट है, यहाँ अलग फॉरेस्ट है, यहाँ अलग फॉरेस्ट है, तो आपको डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, टिम्बर मिल जाएगा माउंटेन स्लोप्स पे। हिमालय में ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है जैसे शिमला, दार्जिलिंग, मसूरी। ये हमारे समर्स को क्या बनाते हैं? प्लीजेंट बनाते हैं। हम समर वेकेशन के लिए यहाँ जाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। ग्रेट नदर्न प्लेन। सब बेटा ये वो एरिया है जहाँ पर फूड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। वीट राइस कल्टीवेशन इतना ज़्यादा होता है, कॉटन शुगर केन, कि हम सेल्फ सफिशिएंट बने हैं अगर फूड प्रोडक्शन में तो वो नदर्न प्लेन्स के कारण ही। जो ग्रेट नदर्न प्लेन्स है ये नदर्न माउंटेन्स नॉर्थ में और पेनिनसुलर प्लेट्यू साउथ में, इसके बीच में है। देखो फिर से समझना, ये रहे हमारे नदर्न प्लेन्स, तो ऊपर क्या है? नदर्न माउंटेन्स। ये रहे नदर्न माउंटेन्स और ये है पेनिनसुलर प्लेट्यू, इन दोनों के बीच में है हमारे ग्रेट नदर्न प्लेन्स। आई बात समझ में? अगर मैं ऐसे बनाऊं तो यहाँ पर है क्या? नदर्न माउंटेन्स, यहाँ पर है नदर्न प्लेन्स और यहाँ पर है पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो है ना बीच में, नॉर्थ में क्या है? हिमालयन माउंटेन्स और साउथ में क्या? पेनिनसुलर प्लेट्यू। They extend a great curve from Punjab in the west of Brahmaputra Valley. ब्रह्मपुत्र वैली से ईस्ट में शुरू होके या पंजाब से शुरू होके ये ब्रह्मपुत्र वैली में खत्म होते हैं। इस तरीके से ये कर्व बनता है। ठीक है, आप यहाँ से शुरू करते हो तो बोल सकते हो कि ब्रह्मपुत्र वैली से पंजाब तक चलता है, या ऐसे बोल दो पंजाब से शुरू होके ब्रह्मपुत्र वैली तक चलता है। टोटल लेंथ किसकी कितनी है? 2400 किलोमीटर। ये जो प्लेन्स हैं ये मोस्ट प्रोडक्टिव हैं
अब यहाँ पर देखो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का ज़्यादा होता है, इसलिए ये डेंसली पॉपुलेटेड भी है और इंडिया के लो लैंड है, डेंसली पॉपुलेटेड लो लैंड इन द वर्ल्ड। ये जो प्लेन्स हैं ये मोस्ट प्रोडक्टिव है, यहाँ फूड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, फूड प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा होता है, रिवर्स बहुत सारी हैं, तो ये डेंसली पॉपुलेटेड लो लैंड से। वर्ल्ड में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड डेंसली पॉपुलेटेड कौन सा लो लैंड है, तो आप बोलना नदर्न प्लेन्स, जो कहाँ पर है, इंडिया में है। ये जो प्लेन्स हैं इनमें सेडिमेंट्स हैं, कौन से सेडिमेंट्स जिनको डिपॉजिट किया है रिवर इंडस ने, रिवर गंगा ने, रिवर ब्रह्मपुत्र ने। रिवर ब्रह्मपुत्र, इंडस और गंगा ने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट किया है और उससे बने हैं ये प्लेन्स। ठीक है बात। तो जो ग्रेट नदर्न प्लेन्स हैं ये मोर रिसेंट ओरिजिन के हैं। जैसे हम बोलते हैं ना बेटा कि हमारा जो पेनिनसुलर वाला पार्ट है ये गोंडवाना लैंड का भी पार्ट था। पहले ऐसे हुआ करता था कि एक ही कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया और एक ही ओशन था जिसका नाम था पेंथलासा। तो इस पेंजिया का पार्ट था हमारा ये पेनिनसुलर वाला पार्ट, ठीक है, पे जैसे हम पेनिनसुला इंडिया कहते हैं। पर ये जो नदर्न प्लेन्स हैं ये बहुत रीसेंट ओरिजिन है। अब रीसेंट मतलब कल ही नहीं बने बेटा, पर इसके कंपैरिजन में अभी नए हैं। They are also one of the largest depositional plains in the world. वर्ल्ड के लार्जेस्ट depositional plains भी नदर्न प्लेन्स हैं। लोलैंड जो डेंसली पॉपुलेटेड है वो भी नदर्न प्लेन्स हैं। अब क्योंकि बेटा इन प्लेन्स को रिवर ने बनाया है तो यहाँ पर है एल्यूवियल सॉइल। ये जो एल्यूवियल सॉइल है इस प्लेन्स की वो बहुत फर्टाइल है। द सॉइल इज कंस्टेंटली रिन्यूड। हर साल रिवर यहाँ पर आती हैं, उनमें फ्लड आता है और सॉइल को रिन्यू कर देती हैं। ये जो सिल्ट है इसको डिपॉजिट किसने किया, रिवर ने, मैंने वैसे ही बता दिया, विच इज स्प्रेड ओवर द लैंड ड्यूरिंग फ्लड। जैसे ही फ्लड आती है तो ये जो सिल्ट होता है ये पूरा स्प्रेड हो जाता है और इन प्लेन्स को बहुत फर्टाइल बनाता है। अब ये जो ग्रेट नदर्न प्लेन्स हैं इन्हें हम गंगा प्लेन्स में, पंजाब प्लेन्स में और ब्रह्मपुत्र वैली में डिवाइड कर सकते हैं। ईस्ट में क्या है, ब्रह्मपुत्र वैली। पंजाब कहाँ पर है, वेस्ट में, और सेंटर में क्या है, गंगा प्लेन्स। तो आप नदर्न प्लेन्स को कैसे डिवाइड कर सकते हो भाई कि भाई सेंटर में गंगा प्लेन्स हैं, वेस्ट में पंजाब प्लेन्स हैं और ईस्ट में ब्रह्मपुत्र वैली है। जो गंगा प्लेन्स हैं इन्हें रिवर गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी बनाती हैं अपने सिल्ट डिपॉजिट से, ठीक है। तो जो गंगा प्लेन्स हैं उनको फॉर्म किया गया है कौन सी रिवर्स ने, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, यमुना, घाघरा, गोमती, गंडक, चंबल, बेतवा, सोन। बेतवा, चंबल, गंडक, गोमती, घाघरा, यमुना, ये ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की और ये सब मिलके क्या बनाती हैं, गंगा प्लेन को बनाती हैं। और कौन सी सॉइल है वहाँ पर, एलुवियल सॉइल है। दे लाई इन उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और जो एवरेज हाइट है वो है 30 to 150 मीटर्स। अब बेटा अभी हमने यहाँ तक पढ़ा, पर अब हम आगे पढ़ें इसके पहले हम लोग पहले कंपैरिजन देख लेते हैं तीनों हिमालय में। तो जो ग्रेटर हिमालय है ये नदर्न मोस्ट रेंज है हिमालय की, ठीक है। इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो 8850 मीटर्स है ना। फिर बहुत सारी पीक्स हैं जिनकी हाइट लगभग 8000 मीटर्स से ज़्यादा है, तभी तो हम इसको वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन रेंज कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे माउंटेन्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 8000 मीटर से भी ज़्यादा है। अब लेशर हिमालय की बात करें तो ये दे लाई बिटवीन आउटर एंड ग्रेटर हिमालय। एक साइड इसका ग्रेटर हिमालय होगा, एक साइड आउटर हिमालय होगा और बीच में होगा आपका लेशर हिमालय। मैक्सिमम अगर हाइट की बात करें तो यहाँ पर जो आपको माउंटेन्स मिलेंगे उनकी हाइट 5000 मीटर से लेकर के 8000 मीटर तक मिलेगी। नहीं 8000 तक नहीं मिलेगी, सिर्फ 5000 ही होगी, ठीक है। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, 5000 होगी और विड्थ कितनी है, 75 किलोमीटर। विड्थ तो बोले तो देखो ये रही हाइट और विड्थ की बात कर रहे हैं तो विड्थ है 75 किलोमीटर और हाइट है 5000 मीटर। कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा वैली जो हैं वो लेशर हिमालय में ही आती हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो कश्मीर, कुल्लू और कांगड़ा वैली हैं ये लाई बिटवीन लेशर एंड ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय और लेशर हिमालय के बीच में ही आती हैं। अब आउटर हिमालय की बात करें तो ये बच्चा फुट हिल्स बनाता है,
फुट हिल्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये माउंटेन्स रहे, इनके इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, फुट हिल्स। तो दे फॉर्म द फुट हिल्स ऑफ हिमालयस टू द साउथ। अब साउथ क्यों बोल रहे हैं, जैसे ये रहा ग्रेटर हिमालय, इसके साउथ में आ जाएगा लेशर हिमालय, और उसके भी साउथ में है आउटर हिमालय। ये डायरेक्शन नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ईस्ट होती है, वेस्ट होती है, इसलिए साउथ बोल रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो हाइट है यहाँ पर 1500 किलोमीटर है। विड्थ कई कई जगह 15 किलोमीटर से ले होती है, कई जगह 50 किलोमीटर तक होती है। और यहाँ पर रिच सोर्सेज हैं किसके, टिम्बर के। अगर हम पंजाब प्लेन की बात करें तो बच्चा इन्हें एलुवियल सॉइल से बनाया गया है। बनाने वाली जो रिवर है वो है मेन रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज। इस पर्टिकुलर पंजाब प्लेन में जो स्टेट आते हैं वो है पंजाब और हरियाणा। और जो एवरेज हाइट है वो कहीं कहीं पे 200 मिलेगी, कहीं कहीं पर 240 मिलेगी, या इन दोनों के बीच में मिलेगी। फिर से सुनो, जो पंजाब प्लेन है उन्हें बनाया है एल्यूवियल डिपॉजिट से, किसने, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने। दो स्टेट जो कवर करता है पंजाब प्लेन वो है पंजाब और हरियाणा। जो एवरेज हाइट है वो 200 से लेकर के 240 मीटर्स तक है। अब बेटा जो ब्रह्मपुत्र वैली है उसे ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है। ये कहाँ पर, असम में है, और इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 100 मीटर्स। तो ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा, एवरेज हाइट कितनी कितनी है सबकी। गंगा और ब्रह्मपुत्र एक जगह मिल जाती हैं, वो जगह है बांग्लादेश। फिर यहाँ से ये दोनों एक रिवर बन के फ्लो होती है जिसका नाम हो जाता है पद्मा, और बाद में ये कहाँ में मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में। देखो ब्रह्मपुत्र यहाँ से आई, कहाँ से आई, तिब्बत वाले रीजन से आई। गंगा हमारे इंडिया में ओरिजिनेट होके आई, ओरिजिन तो नहीं हुआ, इसको बनी है ये भागीरथी और अलकनंदा को रिवर को मिलके। तो ये दोनों एक जगह मिल गई, फिर ये बांग्लादेश गई, बांग्लादेश में इन्हें क्या कहा गया, पद्मा, और बाद में ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर गई। टुगेदर दीज रिवर बिल्ट लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। और ये दोनों रिवर जहाँ पर मिलती हैं वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। अब जो ग्रेट नदर्न प्लेन्स हैं वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों के जीवन को। किस तरीके से, देखो ये जो प्लेन्स हैं इनमें जो सॉइल है बहुत फर्टाइल है, इस वजह से एग्रीकल्चर यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हुआ है। अब यहाँ पर जो सॉइल है बहुत सॉफ्ट है, इट्स सॉफ्ट सॉइल हैज़ मेड इरिगेशन पॉसिबल। सॉइल सॉफ्ट है तो इरिगेशन आसानी से हो रहा है। फ्लैटनेस है जिसकी वजह से डेवलपमेंट हो पा रहा है, रोड नेटवर्क का, रेल नेटवर्क का। अब बताओ बेटा, ज़मीन ऐसी 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 होगी तो क्या इस पर हम रेल नेटवर्क बना पाएंगे इजीली, मुश्किल होता है, बन तो जाता है पर मुश्किल होता है ना। पर यहाँ पर फ्लैट लैंड है, कैसी लैंड है, ये फ्लैट लैंड है। तो यहाँ पर आप रेलवे नेट बनाना चाहो, रोड बनाना चाहो, सब आसानी से बनता है। देयर रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड चीप वाटर ट्रांसपोर्ट। अब बेटा यहाँ पर रिवर भी है, उनके ट्रिब्यूटरीज भी हैं, तो वाटर ट्रांसपोर्ट इजीली हो जाता है। अब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू को पढ़ेंगे पार्ट 2 में, ठीक हुई बात।